नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। बिहार में कल का दिन बेहद ही खास रहा राजनीतिक मामलों को लेकर, क्योंकि कल ही स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली जयंती मनाई गई। इसके साथ ही उनके पुत्र चिराग पासवान के द्वारा कल ही आशीर्वाद यात्रा की भी शुरुआत की गई। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहा कि कल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के द्वारा उनका 25वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कई सारे फैसले लिए गए। और उनमें से एक फैसला ये भी था कि आरजेडी के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाने वाली है, और ये बात खुद आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान के द्वारा कहेगी। तो चलिए सुनते हैं सारिका पासवान के द्वारा ऐसा क्या कहा गया हमारे संवाददाता अमन झा के साथ। और आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस। हमारे साथ अभी हैं राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान। इनसे हम पूछेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 25वां स्थापना दिवस था, तो बहुत सारे उसमें एक न्यूज़ चैनल का भी जिक्र हुआ कि ये पत्रिका कुछ लॉन्च करने वाले हैं, तो पहले तो उसके बारे में बताइए कुछ। जी, बहुत जल्द बहुत सारी अभी हम लोगों की मीटिंग में ये तय हुई है कि एक पत्रिका भी लॉन्च की जाएगी, और हम अपने कार्यालय में एक लाइब्रेरी भी बहुत जल्द तेजस्वी यादव जी ने उसका भी जिक्र किया है। तो ये सब बहुत जल्दी ताकि जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से, संगठन से, उन्हें भी पता होना चाहिए कि इन 25 सालों में राष्ट्रीय जनता दल की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या संघर्ष है जो राष्ट्रीय जनता दल ने किए। तो उन तमाम चीज़ों की जानकारी एक छोटी सी लाइब्रेरी के जरिए इन पत्रिकाओं के द्वारा लोगों तक पहुंचते रहे, और इसलिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं राष्ट्रीय जनता दल में। चिराग पासवान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पे कि लोजपा को तोड़ने में उन्हीं का हाथ है। ये क्या कहाँ तक सही लग रहा है, और क्या वजह रही होगी कि इस तरह की टूट हुई? देखिए, जहाँ तक चुनाव के वक्त की मुझे याद है बात, कि जिस तरीके से चिराग पासवान, जो कि उनके ही सहभागी दल के एक दल है, चूंकि केंद्र में बीजेपी है और बीजेपी के साथ अलायंस में लोजपा है, और उनके ही गठबंधन के बाद बिहार में सरकार नीतीश कुमार ने बनाई। बावजूद इसके ऐसी डिफरेंसेस देखने को मिली कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि लोजपा को मैं हिस्सा ही नहीं मानता उस अलायंस का। हालांकि हम सब जानते हैं कि केंद्र में बीजेपी के साथ लोजपा रही है, और ये भी हमने देखा कि नीतीश कुमार पे बार बार चिराग पासवान के द्वारा ये बोला जा रहा था कि मैं उनसे मिलने का वक्त मांग रहा हूँ, वो मुझे वक्त नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे उनके क्षेत्र के ऐसे मसले थे जिसको लेकर के वो वक्त चाह रहे थे, क्योंकि भाई वो बिहार के मुख्यमंत्री और उनका तेजस्वी सॉरी चिराग पासवान जी का यहाँ पे ये है, वो यहाँ से लोकसभा के वो मेंबर हैं, तो भाई अपने क्षेत्र के लिए उन्हें बार बार वक्त मांग रहे थे, बावजूद इसके उन्होंने नीतीश कुमार जी ने उनको वक्त नहीं दिया। तो ये डिफरेंसेस लगातार देखने को मिल रही थी। कयास और लगाया उसके बाद जिस तरीके से वो क्षेत्र में उतरे, इस चुनाव में वो अकेले उतरे, बीजेपी से हट के उतरे, और हर एक सीट पे उन्होंने घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और इस तरह से कहीं ना कहीं नीतीश जी को ये लगा कि ये मुझे मेरी सीटों को कम करने में लोजपा का अधिकार है। उन्होंने इस तरीके से किया, उन्होंने कि वो सारे सीटों पे उतरे हैं, और कहीं ना कहीं लोजपा की वजह से जेडीयू को बहुत सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। और यही कारण है, मुझे लगता है कि आज भी वो मानते हैं नीतीश कुमार जी कि लोजपा की वजह से सीटें टूटी हैं, और उसका ही रिटर्न बैक जवाब में ये था कि नीतीश कुमार के द्वारा इस तरीके से सेंधमारी करके लोजपा में टूट कराई गई। तो क्या लग रहा है, चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर आप लोगों के साथ, राजद के साथ? ये तो चिराग पासवान जी को सोचना है। हमारे नेता ने तो पहले भी कहा था कि चिराग जी को फैसला लेना है कि वो किधर जाना है। उनको, वो संविधान में विश्वास रखने वाले, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जिन सिद्धांतों पर चलने की बात कही, वो उन सिद्धांतों पे चलने वाले लोगों के साथ है या फिर गोडसे को मानने वाले लोगों के साथ है। तो ये तो स्वयं चिराग पासवान निर्णय करेंगे कि आते उन्हें हैं किसके राजद साथ के जाना साथ, है। तो कितनी मजबूती मिलेगी राजद को? देखिए, ये बहुत ही कयास है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक बिहार की एक नंबर की पार्टी है, बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त है, और जिस तादाद में लोगों ने वोट और प्यार और समर्पित दिखाया राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तो मुझे लगता है ताकत बढ़ाने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि नंबर 1 की पार्टी है बीजेपी। विश्व का मतलब सबसे बड़ी पार्टी कहे जाते हैं, बावजूद इसके वो दूसरे और तीसरे पे नंबर दर्जे की पार्टियां हैं वो लोग। तो राष्ट्रीय जनता दल तो बिहार का ऐसे भी नंबर 1 की पार्टी है, शक्तिशाली है, मजबूत है, अपार जन समर्थन है जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि नीतीश सरकार का गिरा हुआ सरकार है और जल्द ही गिरने वाला है, तो ये कब तक? 2-3 महीने से बोले लगातार, ये कब तक एक्सपेक्टेशन है कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं बाहर निकल करके मंत्रिमंडल के खिलाफ बयान दे रहे हैं।
बीजेपी की जो मंत्री हैं वो स्वयं बोल रहे हैं कि हमारे 80% जो विधायक हैं वो भ्रष्ट हैं और घूसखोरी और कालाबाजारी में संलिप्त है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम विपक्ष वाले नहीं बोल रहे हैं, ये सत्ताधारी पक्ष के नेता बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, जिस सत्ता दल में इस तरीके की मतभेदता हो, मंत्री मंत्री एक दूसरे से है, नेता नेता एक दूसरे से विभेद में चल रहा है, और तो और उनकी सहभागी पार्टी जो है, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी हो, उनके भी साथ चारों में कोई तालमेल नहीं है। तो क्या ऐसी सरकार आपको लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक स्थिर चला पाएंगे? निश्चित रूप से नहीं चला पाएंगे। तो वो गिरना ही गिरना है। वक्त दीजिए उनको, मुझे लगता है 1-2 बहुत है, काफी टाइम है ये। जेडीयू में अभी सुना नहीं जा रहा है मंत्रियों का। मदन सहनी का कहना है कि ट्रांसफर होता है तो अधिकारी अपने हिसाब से करते हैं, उनका कुछ सुना नहीं जा रहा है। यही वजह हो सकता है या कुछ और भी वजह हो सकता है, उनके इस्तीफे का बार बार धमकी दिया जा रहा है। तो वो इस्तीफा देंगे या फिर ऐसे ही बस डराने के लिए कर देंगे? देखिए, नीतीश कुमार की जो एक है ना, उनके यहाँ अफसरशाही बहुत चरम सीमा पे है, और जनप्रतिनिधियों की, जो जिनको जनता चुन करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए वहां तक पहुंचाती है, अगर उन जनप्रतिनिधियों को ये अधिकार ना हो कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो कोई काम कर सके, या उन अफसरों को बोले और वो अफसर ना सुने, तो आप समझिए कितना ये दुखद बात है। तो ये कहीं ना कहीं, जो कहते हैं ना कि आरसीपी टैक्स जो कलेक्ट की जाती है नीतीश कुमार के द्वारा, ये सारा का सारा धन बटोरने के कारण एक दो चंद लोगों को ये अधिकार दिया गया है, पार्टी में दुलरवे जो इनके मंत्री और इनके प्रशासन से जुड़े हुए या अधिकारी हैं उनको दिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ धन उगाही का काम करते हैं, और वो एक ही ढांचे पे काम करते हैं, बस और बस हमें वसूली करनी है। तो जहां वसूली करने की नीयत से लोग काम करें, तो वो वहां पे तो जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करनी ही है। तो जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके से उनपे एक उनके अधिकारी का एक अधिकारी ना सुने, उनके ऑफिस का एक चपरासी ना सुने, तो इससे बड़ा दुख का क्या बात हो सकता है। कल नेता प्रतिपक्ष का एक भाषण चल रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि वो अभी छोटे हैं, उनसे गलतियां हो जाती है, तो अगर कुछ गलती हुई है तो माफ़ करने के लिए। तो वो किस गलती के बारे में बात कर रहे होंगे? ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई गलती की माफ़ी मांगने की बात नहीं है, लेकिन हमने देखा होगा जो एक सभ्य और समाज में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, अगर आप अगर किसी को एड्रेस कर रहे होते, तो आप तमाम उपलब्धियों के बाद एक बार ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे कोई नो वन इज़ परफेक्ट है, कहते हैं ना, बावजूद इसके उन्होंने कहा कि मैं अपनी जनता को वो एड्रेस कर रहे थे और उनसे बोल रहे थे वो कि अगर मुझसे कहीं गलती हुई तो उसके लिए भी आप क्षमा कीजिएगा। तो ये बहुत बड़ी और एक मुझे लगता है एक संस्कारी नेता का ये परिचय है।